न्यू अशोकनगर में घर में घुसकर लूट, आहट सुनकर दंपति की खुली नींद, चाकू दिखाकर फोन लूटकर दोनों आरोपी हुए फरार। कोंडली इलाके में एक स्कूटी सवार पर पत्थर से वार, मामले में अभी किसी की नहीं हुई गिरफ्तारी। केस दर्ज कर सीसीटीवी से पुलिस आरोपी को ढूंढ रही। दिल्ली के सफाई अभियान में मददगार साबित नहीं हुआ एमसीडी का ऐप। गीता कॉलोनी में कई जगह फैली है गंदगी। ज्यादातर लोगों को इस ऐप के बारे में नहीं कोई जानकारी। जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर अतिक्रमण से रहता जाम, गेट के आगे खड़े रहते हैं ई रिक्शा, एम्बुलेंस तक को गुजरने में होती है परेशानी। दो अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और जिंदा कारतूस बरामद। चोरी की एक मोटरसाइकिल भी जब्त। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। न्यू अशोकनगर में घर में घुसकर हथियार दिखाकर लूट करने का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भी इसी तरह से एक महिला के घर में घुसकर उसकी पिटाई करने और मोबाइल फोन लूटकर फरार होने की घटना हुई थी। पुलिस के मुताबिक न्यू अशोकनगर में बी ब्लॉक में रहने वाले पीड़ित अनिल ने अपनी शिकायत में बताया कि वे और उनकी पत्नी राखी घर पर सो रहे थे। तभी दो युवक घर में दाखिल हुए और फ्रिज पर रखे मोबाइल फोन को चुराने लगे। आवाज सुनकर उनकी नींद खुली। उन्होंने आरोपियों को रोकने की कोशिश की, तभी उनमें से एक युवक ने पति और पत्नी को चाकू दिखाया और फोन लेकर फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित परिवार ने पीसीआर कॉल कर पुलिस को सूचित किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल आरोपी युवकों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे अभी दो लड़के आए और आके उन्होंने यहाँ एक मोबाइल यहाँ से और एक मोबाइल यहाँ से उठा के जैसे जाने लगे, हमने उनको देखा तो उन्होंने छुरा निकाला। तो जैसे हम खड़े तो उठ के वो भाग गए। फिर छुरा को देख के हम डर गए, वो भाग गए। तो आपने उस टाइम पकड़ने की कोशिश? छुरा देख के डर गए जी। कितने मोबाइल लेके गए वो? दो मोबाइल लेके गए। दो मोबाइल लेके गए। तो मोबाइल सर यहाँ पे फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था। जी जी। और दूसरा मोबाइल यहाँ पे इस पेटी के ऊपर यहाँ पे रखा हुआ था। हम दोनों सो रहे थे, हमारा फ्रिज के ऊपर फोन रखा था। उन्होंने उठा लिया, हमने देखा तो उन्होंने हमें छुरा दिखाया और भाग गए। हम पकड़ने लगे थे। बीती 24 अगस्त की रात पुलिस को पीसीआर कॉल मिली, जिसमें बताया गया कि वह घोंडली इलाके में स्कूटी से जा रहा था। किसी ने उस पर पत्थर से वार कर दिया। वह युवक लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। आरोपी शख्स उसके शरीर और सिर पर पत्थर से वार करता रहा। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित ने पत्थर मारने की वजह नहीं बताई है, बस एक नाम बताया है। पीड़ित लहूलुहान पड़ा था। उसके भाई ने उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इलाके में छानबीन कर रही है। इस मामले में एक सीसीटीवी सामने आया है। उसके आधार पर पुलिस आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली में एमसीडी की ओर से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सफाई की समस्या की शिकायत और उसके तुरंत निपटारे के लिए कुछ समय पहले एमसीडी ने एक ऐप भी लॉन्च किया था। इस ऐप के माध्यम से लोग इलाके की गंदगी की फोटो खींचकर उसे अपलोड कर उसकी लोकेशन की जानकारी एमसीडी को दे सकते हैं, जिसके बाद एमसीडी द्वारा उस गंदगी को साफ कराए जाने की बात कही गई थी। लेकिन यह ऐप भी दिल्ली को साफ बनाने में ज्यादा कारगर साबित नहीं हो सका। अब भी ज्यादातर लोगों को इस ऐप की जानकारी नहीं है। कई जगहों पर आज भी गंदगी देखी जा रही है, लेकिन उसे साफ कराने में इस ऐप का इस्तेमाल नहीं हो रहा। कई बार यह ऐप काम भी नहीं करता। आज सीसीएन की संवाददाता ने गीता कॉलोनी का जायजा लिया। यहाँ अब भी कई जगह गंदगी है। संवाददाता सोनिया शर्मा ने स्थानीय लोगों से इस ऐप के बारे में बातचीत की, लेकिन यहाँ के लोगों को इस ऐप के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पार्टी ने एक ऐप निकाली है जहाँ हम कूड़े का ढेर देखते हैं, फोटो भेजते हैं। रात को सफाई होती है, नशे भी हो जाती है। सफाई अभियान बहुत अच्छा चल रहा है। दिल्ली सरकार जब से एमसीडी में आई है, काम बड़ा सुचारू रूप से चल रहा है। ये पुराने विधायक, पुराने काउंसलर बीजेपी के कोई काम नहीं करते, बिल्कुल खाली बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को। इनके पास कोई पैसा नहीं है सफाई करने के लिए। तो दिल्ली सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ जो हर 70 विधानसभा से फोटो देते हैं, उन्हें ऐसे काम होता है। गंदगी हर रोड पे चले जाओ, कोई सफाई नहीं। बीजेपी के पार्षद तो निकम्मे हैं बिल्कुल, इनका ध्यान किसी और तरफ है। पब्लिक एमसीडी के पार्क हैं ये, हम तो चाहते हैं काम करना, लेकिन ये पार्षद जो हैं ये ऐसे चिपके हैं, लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं, काम नहीं करते हैं।
इनको चाहिए, हटाना चाहिए इनको। यहाँ कोई सफाई नहीं है और बिल्कुल गंदगी है, बिल्कुल कोई यहाँ पे सफाई करनी नहीं आता। आप देख सकते हो सारी गंदगी है यहाँ पे, सारी जगह गंदगी है, सारी जगह पानी नाले सब भरे पड़े हैं, सारी नाले बाहर आ रही हैं। नहीं मैम, इतना नज़र नहीं आता। मेन आप देखोगे ना, अगर साउथ के इलाके में उधर की साइड में देखेंगे, बाकी ईस्ट दिल्ली में कहीं सफाई सुफाई कुछ नहीं है। अब ये पार्क ही देख लो आप, इस पार्क के अंदर रात को सब स्मैक ये चर्ची और ये दारूबाज सब बैठे रहते हैं। ये गीता कॉलोनी में ही है अपना, मेन रोड पे 8 ब्लॉक के सामने। नहीं है मैम, नहीं है, गली सड़कों में कोई सफाई नहीं है। क्योंकि पहले एमसीडी को कंप्लेंट करो, फिर एमसीडी वाले पूछते हैं जी कौन सा डिपार्टमेंट है, वो कौन सा एरिया लगता है आपको, उसको करो शिकायत। फिर उसमें प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है, जब तक गंदगी और ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी होती है। नहीं होता मैम, नहीं होता। मैंने उस पर भी करके देख लिया। फिर एमसीडी की जो हेल्पलाइन नंबर दे रखा है ना उन्होंने 15 वाला, उस पर कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद फिर वो कहते हैं जी 24 से 48 घंटे आप वेट करो, जब तक गंदगी और हो चुकी होती है। और वो आते हैं नहीं आते कन्फर्म नहीं है। बिल्कुल नज़र नहीं आता मैम। मुझे यहाँ पर शिफ्ट हुए शाहदरे से कम 10 साल हो गए हैं। इसके बैक साइड ही मैं रहती हूँ। इस पार्क में हम सुबह करने आते हैं सैर, तो हमको ये इस जगह को देख के दूसरे पार्क में जाएं तब भी यही हाल है। इस पार्क का आप हाल देख लीजिए, देखिए खुद। और यहाँ पर जो काम चलता है शाम के टाइम, वो जुआ सट्टे का चलता है शाम के टाइम, ठीक है ना। नहीं होती मैडम, आप देख लीजिए ना, आपको दिख रहा है सारा कुछ, दिख रहा है ना आपको कितना सफाई है। डेली कर्मचारी आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, कहते हमारे पास टाइम नहीं है। हमने कम से कम 10 कंप्लेंट एमसीडी में डाली हुई हैं ऑनलाइन, तो इसके पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐप के बारे में कोई वो ही नहीं है। अभी हमारे घर पर जो हमारा घर है उसके साथ में बिल्डिंग गिरने वाली है, उसके अंदर गंद आप देखेंगे। और हम जा के एमसीडी कन्हैया हैं जिनके पास हमारी कंप्लेंट थी, ऑनलाइन वाली भी थी, वैसी भी थी, उन्होंने भी कार्रवाई नहीं की। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के बाहर रहने वाले अतिक्रमण से लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ रेहड़ी पटरी पर खाने पीने का सामान बेचने वाले ऑटो, रिक्शा आदि खड़े रहते हैं। इससे जाम की समस्या तो रहती ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी ई रिक्शा वालों की वजह से होती है। ई रिक्शा चालक बिल्कुल गेट पर अपना रिक्शा खड़ा कर देते हैं, जिससे गेट पर जाम जैसी स्थिति रहती है। इस वजह से कई बार एम्बुलेंस तक को यहाँ से निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है। साथ ही यहाँ सर्विस लाइन में भी कई एम्बुलेंस खड़ी रहती हैं। हॉस्पिटल के गेट पे और आसपास जो है रिक्शा खड़ा करना या ठेला ठेली, कोई भी ठेला ठेली लगाना ठीक नहीं हैगा। उससे सबसे ज़्यादा जो है पेशेंट का ही दिक्कत होती है। एम्बुलेंस में इमरजेंसी केस आता है और कुछ भी हरासमेंट हो सकती है कि 1 मिनट 5 मिनट के भी चूक हो जाने से कुछ भी हादसा हो सकता है। इसलिए जो है ये ठेला रिक्शा हॉस्पिटल के गेट पे या आसपास नहीं लगाना चाहिए। तो एमसीडी को जो है उसमें एक्शन लेना चाहिए हैं और वहाँ से जो है रास्ता साफ क्लियर करना चाहिए। हॉस्पिटल के आसपास जो है कोई भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, रिक्शा ठेला ये सब नहीं होना चाहिए वहाँ। अगर कोई जाएगा, मतलब अगर जैसे गेट के आगे ई रिक्शा खड़ी है, अब जैसे अगर किसी को इमरजेंसी होगी और भगवान न करे अगर कल को किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो तो गेट पे ख़त्म हो जाएगा। तो फिर अगर इमरजेंसी है, फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, रोड पे जाम लग जाता है तो निकलने के लिए उनके लिए जगह तो बस्ती नहीं होगी। जीटीवी नगर के पास ही देखा है मैंने तो बहुत ज़्यादा। जैसे हेडगवार के बाहर भी है ई रिक्शा का, मतलब पार्किंग बना दी उन लोगों ने। हाँ होती होगी, पर वो हटानी चाहिए वहाँ से। एम्बुलेंस तो खैर खड़ी हो सकती है, पर एक खाने वाने की चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। उत्तर पूर्वी दिल्ली स्पेशल स्टाफ ने 2 अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। टीम ने आरोपियों से 3 अत्याधुनिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 देसी कट्टे सहित भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और जिंदा कारतूस बरामद किए। चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। आरोपियों की पहचान श्रीराम कॉलोनी के रहने वाले 29 साल के आसिफ और अमरोहा के रहने वाले 31 साल के असलम उर्फ चमन के रूप में हुई है। वेलकम पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत और सीआरपीसी की धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी उत्तर पूर्वी जिले के कई अपराधियों को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई करते हैं। स्पेशल स्टाफ की टीम को इन तस्करों के वेलकम इलाके में आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया। 1 घंटे की कड़ी निगरानी के बाद बिना नंबर वाली प्लेट मोटरसाइकिल पर सवार दोनों तस्करों को टीम ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। दोनों आरोपी आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। इस मामले में आगे की जांच जारी है। भगोड़े घोषित 3 अपराधियों को गीता कॉलोनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी 50 से ज्यादा मामलों में शामिल रह चुके हैं। पुलिस को इन अपराधियों के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद इनके ठिकानों पर छापेमारी कर पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। आरोपियों की पहचान कल्याणवास के रहने वाले 28 साल के राहुल उर्फ चूहा, गाजीपुर गांव के रहने वाले 29 साल के रवि उर्फ रविंद्र और मंडोली के रहने वाले 24 साल के सोनू उर्फ नरेश के रूप में हुई है। तीनों को संबंधित थानों को सौंप दिया गया है। तीनों मामलों में आगे की जांच जारी है।
पूर्वी दिल्ली के बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब मिड डे मील से बच्चे बीमार हुए हैं। मौजूदा दिल्ली सरकार के कार्यकाल में पहले भी इस तरह के मामले कई स्कूलों में हो चुके हैं। इसके बावजूद ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी तरफ इस बारे में कांग्रेस नेता अनुज आत्रेय का कहना है कि कई बार ऐसे हादसे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार स्कूलों में कोई ऐसा नियम या बदलाव नहीं ला पा रही जिससे बच्चों की जिंदगी के साथ होने वाले इस तरह के खिलवाड़ को रोका जा सके। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के सागरपुर इलाके में स्थित स्कूल में मिड डे मील से करीब 72 बच्चे बीमार हुए। इनमें से कई बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 72 निर्दोष बच्चे मिड डे मील, जो 6ठी से 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं, मिड डे मील खाने के कारण, उसमें जहरीले पदार्थ होने के कारण बीमार पड़े और उनमें से बहुत से बच्चे अब अस्पताल में अपनी बीमारी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। ये केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल की पोल खोलता है, जो विज्ञापन मॉडल बना हुआ है, बड़े बड़े विज्ञापन, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वहां पर बच्चों को दिया जाने वाला जहरीला भोजन। लेकिन दिल्ली सरकार के स्कूलों में मिड डे मील में बच्चे भोजन खा के कल बीमार हुए, ये बहुत ही गंभीर मामला है कि आखिर कहां सरकार की तरफ से चूक हो रही है, क्यों नहीं बच्चों को मामले में इतनी लापरवाही बरती जा रही है, क्यों उनके खाने की क्वालिटी चेक नहीं हो पा रही है। और 2 बच्चे उसमें से हॉस्पिटलाइज भी हैं, अभी और भी बच्चे जो घर पर हैं उनमें से भी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, कईयों की हालत गंभीर है, हॉस्पिटलाइजेशन की सिचुएशन में है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री जाकर के कल ही उन्होंने एक नए स्कूल के भवन का उद्घाटन किया है और कहते हैं कि दिल्ली में हमारी वर्ल्ड क्लास दिल्ली का मॉडल देखिए एजुकेशन का, आप स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात करते हैं। लेकिन जब वास्तविकता में हम जाके स्कूलों में देखते हैं तो हालात ये निकलती है। ये पहली बार नहीं हुआ कि इस तरह से हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की घटनाएं आना सीधा सीधा सरकार की लापरवाही का नतीजा है। देखिए, सागरपुर का केस है, मैंने पेपर में पढ़ा इसको। ये लापरवाही है ठेकेदार की, जो वहाँ भेजते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। उनको सस्पेंड करेंगे, आगे खाने के लिए मना करेंगे उनको। खाना मैं भी जहाँ जाता हूँ स्कूलों में चेक करता हूँ, वो क्या लापरवाही हुई है प्रिंसिपल की, चेक नहीं किया उसने, जिसकी वजह से बच्चों को 2 बच्चे अस्पताल भी गए हैं, 72 बच्चे इफेक्टेड हैं, जिसके अगेंस्ट एक्शन हो रहा है इसके अगेंस्ट। देखिए, खाने का मामला है, अब ये डिपेंड करता है ठेकेदार के ऊपर, कौन सा ठेकेदार कर रहे हैं। कुछ ठेकेदार बड़े नामी ग्रामी अच्छे हैं, कुछ नए नए जो आ जाते हैं शायद उनकी वजह से एकदम पैक करके रखते हैं लोग रात को या सुबह अर्ली, तो यूज़ होता है लेट, उसकी वजह से कई बार दिक्कत आती है। आखिर गरीबों के बच्चों के भविष्य के साथ इस प्रकार से क्यों मिड डे मील के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है? आज तक किसी भी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहरा करके सजा नहीं दी गई। क्या सरकारों को इंतजार है कि किसी दिन कोई बहुत बड़ी घटना घटे और उसके बाद ही इसके ऊपर कोई फैसला लिया जाए? क्या सरकारों को इंतजार है कि बिहार के सुपौल में जो घटना घटी थी जिसमें 23 बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, क्या राज्य सरकारों को उसी बात का इंतजार है? इसी बात का इंतजार है? आखिर क्यों नहीं ये प्रशासनिक अधिकारी और सत्ता में बैठे हुए राज्य सरकारों के प्रतिनिधि ये सोचते कि तुम्हारे अपने बच्चे तो पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं जहां वो पूरी तरह से सुरक्षित है, पर इन सरकारी स्कूलों में किस प्रकार का भोजन दे करके आप इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गठबंधन की अगली बैठक से कुछ दिन पहले ही शुक्रवार को कहा कि वे चाहते हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा बने, लेकिन इस बारे में लोगों का कहना है कि गठबंधन ने अभी इसकी घोषणा नहीं की है। ऐसे में इनके बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होता। गठबंधन की अगली मीटिंग होनी है, उसके बाद ही इस फैसले पर मोहर लगेगी। किसी एक नेता के कहने से कुछ नहीं होता। देखिए, भूपेश बघेल जी का तो कोई मतलब ही नहीं है जब तक ये सारे बैठ के, केजरीवाल जी हैं अपना क्या, और ना क्या उसके खड़गे जी हैं, अभी इनकी 2-3 दिन में मीटिंग है बॉम्बे में, अगर वहाँ अनाउंस कर देंगे तो हो सकता है चेहरे, बाकी चेहरे तो इनमें सभी हैं। ममता जी कर लेंगी, केजरीवाल कर लेंगे, अखिलेश यादव जी कर लेंगे, कोई मान लेगा? अभी तो इनका ये बयान आया था कि कांग्रेस की जो अलका लांबा है, जो केजरीवाल के साथ हम तो सातों के सातों दिल्ली में जो लोकसभा की सीटें हैं उस पर चुनाव लड़ेंगे। भाई इनका पंगे हो रहे हैं, तो ये ऐसे एक को कैसे कर लेंगे?
ऐसा है, रुपेश बघेल जी को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है इस मामले में, और उसकी कौन सुनने वाला है। वो अपनी कुर्सी बचाए, वही बहुत बड़ी बात है। उसी की कुर्सी जाने वाली है, वहीं रोज़ झगड़े हो रहे हैं, 2.5 साल के झगड़े चल रहे हैं रोज़ वहाँ पे। उसके पावर कोई नहीं है। अभी इंडिया अलायंस का जो मैटर चल रहा है इनका भी, तो वो ही नहीं मुझे लग रहा कि वो इनका चुनाव आते आते पूरा रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। अब केजरीवाल जी खुद अपना, केजरीवाल जी के चेले कह रहे हैं केजरीवाल जी पीएम बनेंगे, तो अब इसमें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इनका कुर्सी के लिए झगड़ा है, और कुर्सी ही किसको चाहिए क्योंकि लेने वाले कम से कम 25 से 30 लोग हैं। ये अभी तो इनकी केजरीवाल जी पहले कुछ कह रहे थे, अब कुछ कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। अब वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, तो राहुल को वो प्रधानमंत्री कहाँ बनने देंगे। तो ऐसे ही इतने सारे हैं, गठबंधन में 20-25 पार्टियां हैं, वो तो सब अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो ऐसे तो कुछ इनकी बात बनेगी नहीं, ना इनका गठबंधन ज़्यादा दिन चलेगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तो कुछ कहने का अधिकार नहीं है कि ये मुख्यमंत्री बनेगा। वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, गठबंधन इनका, कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए सीसीएन के साथ। नमस्कार।